वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम लर्निंग एंड टीचिंग में पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक, जिसमें है फेजेस ऑफ टीचिंग। तो फेजेस ऑफ टीचिंग को हिंदी में कहा जाता है शिक्षण की अवस्थाएं। इसमें हम फेजेस ऑफ टीचिंग भी देखेंगे और मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पे भी हम बात करेंगे। तो अगर फेजेस ऑफ टीचिंग में बात करें स्टूडेंट्स, तो फेजेस 3 रहती है हमारी टीचिंग की, जिसमें पहली है प्री एक्टिव फेज़, जिसको प्लानिंग फेज़ कहा जाता है और इसको हिंदी में कहा जाता है पूर्व तत्परता अवस्था। जो सेकंड फेज़ है वो है इंटरएक्टिव फेज़, जिसको हिंदी में कहा जाता है अंतः प्रक्रिया अवस्था। और इसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ है वो है पोस्ट एक्टिव फेज़। तो पोस्ट एक्टिव जो फेज़ है आपकी, उसको हिंदी में कहा जाता है तत्परता के बाद की अवस्था। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, जब एक टीचर पढ़ाता है तो पढ़ाती बार वो बहुत सारी टेक्निक का क्या करता है, यूज़ करता है। लेकिन उसके लिए वो प्लानिंग क्या करता है, स्टार्टिंग में ही करता है। तो प्लानिंग स्टेज में या फेज़ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो प्री एक्टिव फेज़ है वो यही कहती है कि टीचर क्या करेगा, एक प्लानिंग करेगा वहाँ पे कि कब वो स्टार्टिंग में वो कैसे अपने टॉपिक तक आएगा। तो वही होता है आपका, जैसे आजकल हम माइक्रो टीचिंग में आपको करवा रहे हैं प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। तो जब हम प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग की बात करते हैं तो वो होती है आपकी प्री एक्टिव स्टेज आपकी ऑफ टीचिंग। तो अगर हम प्री एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि पढ़ाने से पूर्व जो भी एक अध्यापक पढ़ाने के लिए प्लानिंग करता है, योजना तैयार की जाती है, उसी को हम कहते हैं प्री एक्टिव फेज़। वो क्या करेगा, पहले ही पढ़ाने से पहले शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करेगा। वो डिफरेंट टाइप्स की जो टीचिंग एड्स हैं या जो टेक्निक्स हैं उससे रिलेटेड वो खुद एक डिसीज़न लेगा कि मैं कैसी टीचिंग एड का यूज़ करूँगा। और उसके बाद वो जो उसका सब्जेक्ट मैटर है उसमें भी क्या देखेगा वो कि उसकी पाठ्य वस्तु क्या रहेगी, किस बुक से वो मटेरियल लेगा, कैसे वो करेगा। अब उसकी प्रेजेंटेशन को भी क्या करेगा, वो बिल्कुल क्रमबद्ध व्यवस्था में उसको मतलब फॉर्म करेगा, ताकि उसको पढ़ाती बार ये पहले ही देखेगा कि मैं पहले क्या आएगा। ठीक है। तो ये जो आपका प्री एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग है, इसमें जो उद्देश्य हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है छात्रों के पूर्व व्यवहार के रूप में और फिर छात्रों के अंतिम व्यवहार। यह उद्देश्य छात्रों के मनोविज्ञान एवं समाज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूं तो छात्रों के पूर्व व्यवहार के रूप में मतलब स्टार्टिंग में पहले वो सोचता है कि मेरे बच्चों का नॉलेज कितना है। जैसे अगर उसने 6th क्लास में पढ़ाना है तो उस क्लास के लिए उस अध्यापक की क्या टेक्निक रहेगी, वो कितना सिंप्लीफाई करके उनको बताएगा। अब जब पढ़ाएगा तो पढ़ाने के बाद एक अंतिम क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव भी एक टीचर का होगा स्टार्टिंग में कि पाठ के अंत में छात्र ये चीज़ें सीखेंगे कि उनके बिहेवियर में क्या चेंज होगा। तो उसमें क्या करेगा वो, उसमें पहले से ही वो एक प्लानिंग करेगा, मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं करेगा। वहाँ पे उसको पहले ही पता होगा कि जब मैं पढ़ाऊँगा तो पढ़ाने के बाद मेरे बच्चे वहाँ से क्या क्या सीखेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे जो टीचर है वो क्लास के बेसिस पर वो क्या करता है, वो प्रयोग करता है उसी तरह की टीचिंग एड। जैसी क्लास वैसे ही टीचिंग एड, वैसा ही पढ़ाने का तरीका और वैसे ही सिंप्लीफाई करके वो क्या करेगा, बताएगा। मेनली काम रहता है कि जो भी वो पढ़ाए वो क्या होना चाहिए, उसकी कोई ना कोई यूटिलिटी होनी चाहिए। वो कहाँ यूज़ करेगा वो जो स्टूडेंट है पढ़ने के बाद, तो वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है इंटरेक्टिव फेज़ आपकी, जो होती है एग्जीक्यूशन स्टेज। अब स्टार्टिंग में उसने क्या किया, पूर्व में निर्धारित किया कि मैं
ये मतलब मेरे जो छात्र हैं उनको ऐसे पढ़ाऊँगा, ऐसी टेक्निक का यूज़ करूँगा, चार्ट में कहाँ यूज़ करूँगा, एक्सप्लेन में कहाँ करूँगा, मैं स्टूडेंट से कौन से क्वेश्चन पूछूँगा। अब इंटरेक्टिव स्टेज में क्या होता है, अंतः प्रक्रिया अवस्था इसको कहा जाता है। तो अब क्या करता है वो जो टीचर जो इसने डिसाइड किया होता है वो एग्जीक्यूट करता है स्टेज में, कि जैसे ये टीचर है, फिर परसेप्शन है, डायग्नोसिस है और रिस्पॉन्सेज, वो क्या करते सब सब कुछ वहाँ पे क्या है देख। इसमें वो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का क्या करता है, यूज़ करता है। जैसे फ्रॉम नॉन टू अननोन, जैसे ये होता है कि बच्चे क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं। पहले वो नॉन के बारे में बात करेगा, उसके बाद वो अननोन की बात करेगा। और दूसरा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की, पहले वो सिंपल चीज़ें बताएगा, उसके बाद धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स में उसको लेके जाएगा। उसके बाद कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की बात करें कि बच्चे क्या जानते हैं उसको बताएगा, और उसके बाद क्या उनके नॉलेज में इमेजिन करना है, कंसीडर करना है, उसको ले जाएगा। एनालिसिस टू सिंथेसिस, मतलब वो पहले एनालाइज करेगा चीज़ को, ब्रेक डाउन इनटू पार्ट्स करेगा, और उसके बाद क्या जाएगा वो बाद में उसमें संश्लेषण में जाएगा। पहले विश्लेषण करेगा फिर संश्लेषण में जाएगा। उसके बाद पार्टिकुलर टू जनरल, ठीक है, कि पहले सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या करेगा वो जाएगा। एम्पिरिकल टू रैशनल, पहले वो एम्पिरिकल बताएगा फिर रैशनलाइज करेगा उसको। इंडक्शन टू डिडक्शन, मतलब पहले वो इंड्यूस करेगा, एग्जाम्पल्स देगा, और उसके बाद वो फॉर्म करेगा आपका फॉर्मूला। उसके बाद साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, कि पहले साइकोलॉजिकल चेक करेगा, उसके बाद वो लॉजिकली बच्चों से भी पूछेगा कि आप क्या इसके बारे में आपके व्यूज़ हैं। एक्चुअल टू आपका रिप्रेजेंटेटिव, मतलब एक्चुअली वो चीज़ क्या है, अगर आप रिप्रेजेंट करते हो उसको तो आप कैसे लिखेंगे। होल टू पार्ट, मतलब बड़ी वस्तु है और उसको ब्रेक डाउन कर दिया इनटू पार्ट्स। और नेक्स्ट है आपका डेफिनेट टू इनडेफिनेट, मतलब डेफिनेट क्या है और इनडेफिनेट। जैसे डेफिनेट होता है नंबर्स हो गए 1 2 3 4, ये डेफिनेट है। इनडेफिनेट मतलब जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इन मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का क्या करता है इस स्टेज में वो यूज़ करता है, जो आती है आपकी इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो आपकी इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग है उसके दौरान क्या होता है, जो टीचर है वो क्या करता है, प्रश्न भी पूछता है और अप्लाई करता है जो उसने प्लानिंग की है, ठीक है। अब वो इंटरेक्ट भी क्या करेगा स्टूडेंट्स के साथ। तो इसमें 3 चीज़ों का वो मुख्य विशेष रूप से वो ध्यान रखता है। पहला आता है साइजिंग अप द क्लास, पहला वो देखता है जैसे स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, साइजिंग अप द क्लास। सेकंड देखता है डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर्स, और थर्ड वो देखता है एक्शन एंड रिएक्शन। तो साइजिंग ऑफ द क्लास में वो देखता है कि जो उसकी क्लास में वहाँ पे जो सभी स्टूडेंट्स हैं उसकी क्लास का साइज़ क्या है, कि कितना बड़ा उसका क्लासरूम है, वो कैसे अपनी जो टीचिंग एड है उसको दिखाए और कैसे उनको मोटिवेट करे स्टूडेंट्स को। वो क्या करता है स्टार्टिंग में कुछ सेकंड्स अपनी क्लास की तरफ देखता है, और वो उसके बाद एक टेक्निक का यूज़ करता है कि कैसे वो सबको उनकी प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करेगा। तो सेकंड में जब डायग्नोज करता है प्रॉब्लम को, तो वो कैसे होगा, परसेप्शन प्रत्यक्षीकरण करेगा, उसके बाद डायग्नोज करेगा और अनुक्रिया बच्चों की देखेगा। मतलब वो देखेगा कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्षमताएं और योग्यताएं क्या है, और वो ये भी चेक करेगा कि उनकी एप्टीट्यूड्स और एटीट्यूड्स वहाँ पे क्या है। और छात्रों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें, तो मतलब जो छात्र हैं उनका प्रीवियस में वो कितने अच्छे रहे हैं, कौन सी फील्ड उनकी अच्छी है। तो एक टीचर को क्लासरूम में जाने से पहले सभी स्टूडेंट्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर हम इसमें थर्ड जैसे एक्शन एंड रिएक्शन की बात करें, तो एक्शन एंड रिएक्शन में आता है हमारा इनिशिएशन एंड रिस्पॉन्सेस, अनुक्रियाएं एवं जो स्वोपक्रम होता है, ठीक है। तो इनिशिएशन को कहा जाता है अनुक्रियाएं, और जो आपका रिस्पॉन्सेस, आप ये भी जानते हैं कि रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं आपके, जो प्रतिक्रिया बालक वहाँ पे करता है। तो अब जो इसमें देखा जाता है कि वर्बली कितना इंटरेक्ट होता है और नॉन वर्बली कितना इंटरेक्ट होता है एक टीचर किसके साथ, स्टूडेंट्स के साथ। तो
तो जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, तो वो क्या देखेगा, वर्बल इंटरेक्शन देखेगा टीचर और स्टूडेंट के बीच में। नॉन वर्बली अगर बात करें, जो टास्क काम दिए जाएंगे ऑन टास्क और ऑफ टास्क, कि कार्य के समय भी दिए जाएंगे और कार्य के बाद भी दिए जाएंगे। अगर वो अच्छे से हुए तो मतलब रिस्पॉन्स उनका क्या हुआ, अच्छा हुआ। तो इसमें इनिशिएशन देखा जाएगा, रिस्पॉन्सेज इनिशिएशन देखा जाएगा। और अगर बच्चे वहाँ पे काम अच्छे से करते हैं, इट मीन्स जो हमारी इंटरेक्टिव स्टेज थी, हमारी इंटरेक्शन अच्छी रही, जो टीचर ने डिसाइड किया था कि बच्चे जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसके दौरान इस तरह से वो सीखेंगे, तो वो सब क्या हो जाता है, वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब इसमें आती है रीइंफोर्समेंट की बात। तो रीइंफोर्समेंट बताया भी था आपको कि कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और दूसरा रहता है आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अगर हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की क्लासरूम में देने की कोई भी बात नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की, तो वहाँ पे उनको प्रेज़ किया, उनको कोई आपने प्राइज़ दे दिया, तो इस तरह से जब प्रमोशन बच्चों को किया जाता है तो वही होता है आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का हम क्या करते हैं, टीचिंग के दौरान यूज़ करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अपनी नेक्स्ट स्टेज है हमारी पोस्ट एक्टिव स्टेज या फेज़, ठीक है। तो अगर हम पोस्ट एक्टिव की बात करें तो ये होता है कि अब लास्ट में क्या करेगा, पहले उसने प्लान किया, फिर उसने वो चीज़ अप्लाई की, अब उसके बाद करेगा वो इवेलुएट, ठीक है। तो इवेलुएशन ऑफ द रिज़ल्ट, कि इवेलुएट किया कि जो पढ़ाया एक्चुअल में, जैसे मैंने आपको करवाई प्री एक्टिव स्टेज, तो मैंने प्लानिंग की थी क्या करूँगी, मैं ऐसे लेक्चर तैयार करूँगी, ऐसे आपको वीडियो बना के भेजूँगी, या जो आपकी क्वेरी हैं बाद में मैं बोर्ड में भी करवाऊँगी, ठीक है। तो उसके दौरान जो प्लान किया, उसके बाद क्या किया, प्री एक्टिव के बाद आपका इंटरेक्टिव स्टेज में इंटरेक्शन, जैसे ये वीडियो भेजा तो कितने आपके रिस्पॉन्सेज आए, ठीक है। तो रिस्पॉन्सेज तो बहुत कम रहते हैं आपके, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ही नहीं करते हो कि आपने क्या पढ़ा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपको फेजेस ज़रूर ही आते हैं लिखने के लिए, तो आप इनको ज़रूर पढ़ें। और इसमें देखता है टीचर, अब इवेलुएट करता है। अगर मैंने मान लीजिए आपको टेस्ट दिया और टेस्ट आपने उसमें अच्छा किया, तो इट मीन जो आपको पढ़ाया वो क्या रहा, अच्छा रहा। अब इवैल्यूएशन के दौरान कई बार क्या होता है, आपसे पूछा भी जाता है, तो पूछने के बाद जब आप रिस्पॉन्स करते हो तो वो भी क्या होता है, इवैल्यूएट करना, आपका मूल्यांकन करना। अब अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इन टीचिंग एंड सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइसेस एंड टेक्निक्स, चेंजिंग द स्ट्रैटेजीज इन टर्म ऑफ एविडेंसेस गैदर्ड, ठीक है। तो पोस्ट एक्टिव स्टेज जो होती है हमारी शिक्षण की तत्परता के बाद की अवस्था होती है। शिक्षण के बाद एक टीचर चेक करता है कि कितना बच्चों को समझ आया, और उसके लिए भी वो क्या करेगा, वो वर्बली पूछ सकता है, उनको लिखने के लिए दे सकता है। जैसे मैथ में तो ज़्यादा क्या दिए जाते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं कि बच्चों ये फॉर्मूला आपको समझ आया, अब ये क्वेश्चन है इसको कीजिए, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, यू हैव टू प्रूव दिस, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करना, या प्रिंसिपल कोई है उसके बेस्ड पर पूछना कि दूसरी जगह कहाँ देखा आपने ये एप्लीकेबल होता है। तो इसी तरह से ये जो लेक्चर था हमारा, ये था हमारा फेजेस के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। तो मेनली कि जब आप वीडियो देखें तो आप वीडियो में लिखें कि आपने क्या क्या पढ़ा और कितना आपको समझ आया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।